नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी के मैथ्स के क्वेश्चन और ये पेपर है आपका डी ट्रिपल एस पी हेड क्लर्क और ये आपका एग्जाम हुआ था 29 नवंबर 2022 में। तो इसमें मैथ्स के आए थे 40 क्वेश्चन। 40 में से 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, बाकी के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। द वैल्यू ऑफ 0.91 के ऊपर बार डिवाइड बाई 0.82 के ऊपर बार ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई 0.72 के ऊपर बार डिवाइड बाई ब्रैकेट में 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इज। आपको इसकी जो ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले ये 0.9 के ऊपर बार है तो इसको लिख लेंगे हम 91 माइनस, क्योंकि 9 के ऊपर बार नहीं है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे अपॉन जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे 9 आ जाता है और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 आ जाता है। डिवाइड बाई ये है 0.82 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 82 और अपॉन में आ जाएगा दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे आ जाएगा 99, मतलब दो बार 9। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 72 को भी ऐसे लिख लेंगे 72/99। फिर डिवाइड कर देंगे, यह 0.4 के 0.2 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 0.08, ये आ जाएगा। अब भाई इसको सोल्व कर लेंगे। 91 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 82/90 और ये इसके बटे में जाएगा तो ये ऊपर जाके क्या बदल जाएगा 99/18, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद गुणा ये है 72/99, ये इतना है तो ये हो जाएगा 72/99 और ये डिवाइड में है तो गुणा में क्या हो जाएगा, ये अपोन में आ जाएगा 1/0.08। अब जब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे 2 जीरो, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 82 से 82 और 9 से ये चला जाएगा 10 बार और ये चला जाएगा 11 बार, तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 11/10 गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 8 से 72 चला जाएगा 9 बार और 9 से 99 चला जाएगा 11 बार, तो ये हो जाएगा 1/11 गुणा में क्या है, गुणा में है 100। तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो और 11 से 11 तो ऊपर क्या बचेगा 10 बचेगा। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा था इसको सॉल्व करके क्या आएगा 10 आएगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है ए बी के समानुपातिक रूप से बदलता है तथा सी के विपरीत रूप से बदलता है। कहने का मतलब ये है ए जो है बी के समानुपातिक रूप से बदलता है तथा सी के ये है इसके विपरीत रूप से बदलता है। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। इस जो आपको ये लैंग्वेज दे रखी है इसका मतलब यही है ना। जब b बराबर 3/4 तथा c बराबर 16/15 तो a बराबर है 5/8। जब c बराबर 8 है और b बराबर 3 है तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। दो कंडीशन आपको दे रखी है। सबसे पहली कंडीशन से हम k की वैल्यू निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे k क्या है, तो जब भी इस साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लिखनी पड़ती है और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, हम मान लेते हैं k। कुछ भी मान सकते हैं, हम k मान लेते हैं। तो ये जब कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे या फिर इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, a बराबर के बी और इसको लिख सकते हैं हम a बराबर k/c। और जब इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है a बराबर kb/c, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो यहाँ से अगर हम ये सारी वैल्यू रख दें बी सी और ए की इसमें, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू हमें क्या रखनी है 3/4 और ए की वैल्यू क्या रखनी है 5/8। तो ए की जगह रखेंगे 5/8 बराबर के, ऐसे ही रख देंगे। बी की वैल्यू रखनी है 3/4 और सी की वैल्यू रखनी है 16/15। तो नीचे आ जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा, हाँ नीचे आ जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा 15, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे फिर। तो 5 से 15 चला जाएगा 3 बार और 8 से 16 चला जाएगा 2 बार। तो के मतलब यहाँ तो 1 बचेगा, 1 बराबर ऊपर क्या बचेगा 3 के 3 से गुणा करोगे 9 के और नीचे बचेगा 4 के 2 से गुणा करोगे 8। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8/9। यहाँ से के की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 8/9। तो के की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 8/9। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं के बराबर 8/9, ये आ गया। अब जो है भाई
हमें दूसरे कंडीशन में बोला गया है जब c बराबर 8 है, b बराबर 3 है तो a की वैल्यू निकालनी है। सेम काम करेंगे, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a बराबर a की जगह क्या रखेंगे 8/9, हमने वैल्यू निकाल ली है। b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह रखेंगे 3 गुणा 3, और c की जगह क्या रखेंगे अपॉन में 8। तो 8 से 8 तो 3 से 3 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो 1/3 ए की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, एक आदमी 4 घंटे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, अगले 1 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अगले 5 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो भाई औसत गति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। अब यहाँ से एक आदमी 4 घंटे में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, मतलब उसकी स्पीड क्या दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी देर चलता है 4 घंटे। तो 4 घंटे में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी दूरी तय कर लेगा वो, 4 गुणा 75, तो ये कितनी कर लेगा 300 किलोमीटर। 4 घंटे में कितनी टोटल दूरी कवर कर लेगा 300 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं, अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो अगले जो 1 घंटा चलता है उसकी स्पीड क्या होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगले 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा 30 किलोमीटर। उसके बाद अगले 5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, और जो अगले 5 घंटे हैं उसमें उसकी स्पीड क्या होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगले 5 घंटे में कितनी स्पीड कितनी दूरी तय करेगा भाई, 50 गुणा 5 250 किलोमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी चली गई टोटल दूरी निकाल लेंगे, 300 + 30 + 250। तो 300 + 250 कितना हो जाएगा 550, और 550 + 3 580 किलोमीटर। टोटल उसने दूरी कितनी कवर की 580 किलोमीटर, और टोटल समय कितना लगा उसे 4 घंटे ये, 1 घंटा ये, और 5 घंटे ये। तो 5 4 9 और 1 10, 10 घंटे में उसने 580 किलोमीटर की दूरी कवर की है। तो हमें क्या बताना है, उसकी औसत गति बतानी है। तो औसत जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल चली गई दूरी 580 किलोमीटर बटे कुल लगा समय 10 घंटे। तो ये इस 0 से 0, तो ये आ जाएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी औसत गति कितनी आ गई 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिर से भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 24/9, और गुणा में है 6, ये है ना, ये भाग है तो ये अपॉन में चला जाएगा, गुणा 6 माइनस, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, तो 13 माइनस, ये यहाँ पर बात करो तो ये क्या है 7 गुणा 4 डिवाइड बाई 21 ऑफ 4। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा भाई इस ब्रैकेट में 7 गुणा 4 भाग 21, और ऑफ को करते हैं तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो गुणा 4 माइनस के, ये है 5 भाग 4, तो ये हो जाएगा 5/4 गुणा, ये अगला ब्रैकेट आ जाएगा 9 माइनस के 13। तो 9 में से 13 माइनस करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा -4, और फिर ऑफ है तो इसका मतलब है गुणा, उसके बाद 3/16, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से आ जाते हैं भाई, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3 से कितनी बार चला जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा ऊपर 16, 8 दूनी 16, 16 माइनस ब्रैकेट 13 माइनस, अब भाई इसमें 21 की 4 से गुणा करोगे तो 21 चौक 84, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणा 4/84 माइनस के 5/4 है, 5/4 की गुणा होगी -4 से, तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -5 है, और -5 की -1 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और गुणा में क्या है 3/16। अब भाई ये हो जाएगा 16 माइनस 13 माइनस, तो 7 से 1 कितनी बार चला जाएगा 12 7 84, 12 बार, और 4 से 12 चले जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 1/3 + 5 और गुणा 3/16, ये इतना हो जाएगा। अब 16 माइनस 13 माइनस, यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 पंजे 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 16/3, और बाहर गुणा क्या है 3/16, तो 16/3, और ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 3 16 से 16,
तो ये क्या बचेगा भाई, 16 माइनस, ये है ब्रैकेट में 13 और माइनस में बचेगा 1, तो 13 में से 1 जाएगा 12, तो 16 माइनस 12 और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। तो सीधे कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना था। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद क्या करते हैं प्लस, उसके बाद माइनस, बोर्ड मास रूल से, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, सचिन की मासिक आय 54,000 रुपये है। वह अपनी आय का 16% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 2% कम हो जाती है और व्यय जो है 10% बढ़ जाता है, तो उसकी नई बचत उसकी मूल बचत का कितने प्रतिशत होगी, ये आपको बताना है। तो ये मान लेते हैं ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर और ये है उसकी सेविंग। ये उसकी आय है, ये उसका खर्च है और ये उसकी बचत है। तो इनकम कितनी है, 54,000 रुपये, और वो जो है अपनी आय का 16% बचाता है। मतलब आय है 54,000, इसका 16% बचाता है, तो 54,000 का 16% कितना हो जाएगा, 0, 16 चौका 64, 6, 16 पंजे 80, 6 86, 8,640 रुपये बचाएगा। 54,000 में से 8,640 रुपये बचाएगा, तो उसका खर्च कितना होगा। तो आप 54,000 में से 8,640 माइनस कर दोगे तो आपको खर्च पता चल जाएगा। 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 13, 13 में से 8 माइनस करोगे 5 और ये हो जाएगा 4। तो 45,360, 45,360 ये क्या आ गया भाई, ये आ गया उसका खर्च। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है यदि उसकी मासिक आय 2% कम हो जाती है। तो पहले इनकम थी 54,000 रुपये, अब इसका 2% कम हो जाएगी। तो 54,000 का 2% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,080, इतनी कम हो जाएगी। तो अब उसकी नई मासिक आय कितनी हो जाएगी, 0, और 10 में से 8 माइनस करोगे 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3 में से 1 गया 2 और ये 5, 52,920। तो अब जो उसकी नई इनकम है वो कितनी है, 52,920 रुपये। और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। पहले व्यय था उसका 45,360, है ना, 45,360 था, ये लिख रखा है हमने पहले से ही। पहले उसका खर्च था 45,360, अब उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ जाता है। तो 45,360 का 10% कितना हो जाएगा, 4,536, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 और 3 9, उसके बाद ये क्या बचा भाई, 5 और 3 8, और ये 5 और 4 9 4, कितना आ गया, ये आ गया 49,896। अब नया खर्च कितना हो गया उसका, 49,896। तो उसकी नई बचत क्या होगी, इनकम में से हम नया खर्च जो है माइनस कर देंगे तो हमें बचत पता चल जाएगी। तो इसमें से 49,896 इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 माइनस करोगे 2, यहाँ तो 8 बचेगा तो 0, 12 में से 9 गया तो 3, तो कितना हो जाएगा, 3,024। तो पहले उसकी बचत कितनी थी, 8,640 रुपये, अब उसकी नई बचत कितनी है, 3,024। तो हमें यही बताना है कि जो उसकी नई बचत है उसकी पुरानी बचत का कितने प्रतिशत है, मतलब 3,024 8,640 का कितने प्रतिशत है, हमें ये बताना है ना। तो भाई निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। एक सेकंड रुकिए, इसे हटा देते हैं। तो हमें पता करना है कि 3,024 8,640 का कितने प्रतिशत है। तो गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो एक जीरो से तो एक जीरो चला जाएगा। अब ये किससे चला जाएगा भाई, 4 से चला जाएगा, हाँ 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8 और ये बचा 4 और 4 छंग 24 और ये 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। अब ये किससे चला जाएगा, 6, 6 18 बचेगा 3, 6 छंग 36 और ये 6 और 6 दूनी 12 और 6 छंग 36। अब ये किससे चला जाएगा, फिर 6 से चला जाएगा, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 6 का ना 6। तो ऊपर क्या हो गया भाई 21 और ये 10 बचा होता गुणा 10 और नीचे क्या है 6। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से 10 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो ऊपर क्या बचा 7 गुणा 5, तो 7 गुणा 5 क्या होता है 35। तो 35% आ जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो उसकी जो नई बचत है उसकी मूल बचत का कितने प्रतिशत है, 35% है। उम्मीद है क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन मुश्किल नहीं था, मतलब लैंग्वेज मुश्किल नहीं थी, क्वेश्चन की थोड़ा जो है कैलकुलेशन थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, 31 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 13 संख्याओं का औसत 58 है और अगली 14 संख्याओं का औसत 53.5 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है।
तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक बेसिक मेथड होता है ना, दूसरा मैंने आपको जो बताया कि जो एग्जाम हॉल में आपको अप्लाई करना है। तो 31 संख्याओं का औसत दे रखा है 55, पहली 13 का है, पहली 13 संख्याओं का औसत है 58, और अगली 14 संख्याओं का कितना है 53.5, और जो शेष बची हुई हैं टोटल थी कितनी 31, इनका था 55, जो 13 + 14 कितनी हो जाएंगी 27, टोटल थी 31, तो बची हुई कितनी है ये हो जाएंगी 4, 4 संख्याओं का औसत हमें पता करना है। तो भाई 58 55 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, लेकिन 3 1 पर ज़्यादा है, 13 पर कितना हो जाएगा 13 पर हो जाएगा 13 तिया 39, 39 ज़्यादा। ऐसे ही 55 से 53.5 कितना कम है 1.5 कम है, तो 1.5 1 पर कम है, 14 पर कितना कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21 कम, है ना। तो इनको अगर आप, ये है माइनस का 21 और ये है प्लस का 39, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 18, है ना, प्लस के 18, और ये जो प्लस के 18 हैं ये हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, और ये जो हो जाएगा माइनस के 18 और 4 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नम 18, और ये हो जाएगा 4.5 माइनस के। तो जो आपका टोटल एवरेज था 55, 55 में से आप 4.5 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा 50.5। तो जो शेष संख्याओं का औसत आ गया, मतलब ये जो 4 संख्याएं थी इनका औसत कितना आ गया 50.5। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, 1/3 माल 35% लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल का 35% 20% की हानि पर बेचा जाता है। शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए जिससे कि कुल मिलाकर 12% का लाभ हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ तरीका। सबसे पहले 1/3 माल, तो 1/3 होता है 1/3, 35% लाभ पर बेच दिया, और शेष माल जो है 35%, शेष माल का 35% 20% की हानि पर, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 7/20, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। तो जो ये आया 1/3 1/3 और 7/20, तो नीचे जो हर में जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल ले लो और वो मान लो कि वो टोटल माल होगा। जैसे 3 की 20 से गुणा करोगे तो 20 या 60, तो जो हमने माल बेचा है हम मान लेते हैं टोटल वो शुरुआत में कितना था 60 यूनिट था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का ये आसान तरीका होता है जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे, है ना। तो हमने मान लिया भाई टोटल माल कितना था हमारे पास शुरू में 60 यूनिट था, उसमें से 1/3 माल को हमने 35% के लाभ पर बेच दिया, तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा 20, 20 को कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया 35% की लाभ पर, और शेष माल का तो 60 में से 20 तो बेच दिया हमने, बचा कितना 40 बचा, 40 का 35%, तो 40 का 35% कितना हो जाएगा 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, तो 20 दूनी 40 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा 14। इसको हमने 20% की हानि पर बेच दिया, 20% की हानि पर बेच दिया, तो हमें बताना है शेष माल को, तो शेष कितना बचा 60 में से 20 यहाँ पर बेच दिया, 14 यहाँ पर बेच दिया, तो टोटल कितना हो गया 34, तो बचा कितना 60 में 34 माइनस करोगे तो 26 यूनिट बचा। हमें पता करना है कि 26 यूनिट को कितने परसेंट लाभ पर बेचना पड़ेगा जिससे कि टोटल जो पूरा था हमारा शुरू में जो 60 था उस पर जो है हमें 12% का लाभ हो जाए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले 20 को 35% लाभ पर बेचेंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा 20 का 35/100, तो 20 पंजे 100 5 सत्ते 35, यहाँ पर 7 का लाभ हो जाएगा। और जब 14 को 20% की हानि पर बेचेंगे तो 14 गुणा 20/100, तो 20 पंजे 100 5 दूनी 10 और बचा कितना 4 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर 2.8 का क्या हो जाएगा हमें हानि हो जाएगी। अब मान लेते हैं 26 जो हमारी ये 26 यूनिट बची थी, 26 जो सामान बचा था इसको हमने x% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो जब हम 26 को x% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा, तो 26 गुणा x/100, और ये किसके बराबर होगा टोटल माल, टोटल था कितना 60, उसको 12% के लाभ पर बेचा जाता है ना। तो 12/100, तो 10 से 10, तो ये हो जाएगा 12 छंग 72 और नीचे है 10, तो ये आ जाएगा 7.2। समझ गए होंगे। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 2.8 प्लस के क्या है 26x/100 बराबर 7.2, तो 7 में से 2.8 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4.2, है ना। और 4.2 जब इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 7.2 में से 4.2 माइनस करोगे तो यहाँ इधर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई
26x/100, ये हो जाएगा 26x/100 बराबर 3, और जो 100 की 3 से गुणा होगी इधर तो ये हो जाएगा 300, है ना। और 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 13 बार, और ये चला जाएगा 150 बार। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x बराबर आ गया अब हमारे पास 150/13। जब 13 से 150 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 13 ही करना 13, बचेगा कितना 2, तो फिर 13 ही करना 13, और फिर बचेगा कितना भाई 7, और 13 छंग 78 तो नहीं जाएगा, 5 बार चला जाएगा, है ना। तो 11.5% आ जाएगा, और डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो जो ये शेष वस्तुएं बची थी 26, इसको हमें 11.5% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, जिससे कि ओवरऑल हमें 12% का लाभ हो। उम्मीद है क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। फिर से एक, लेट x इज इक्वल्स टू ब्रैकेट √13 + 4 √10 माइनस दूसरा √13 माइनस 2 √40 डिवाइड बाई √45 द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको जो है अलग अलग हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है भाई a + b के अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ये है भाई अंदर कितना है 13 + 4√10। इसको आपको मतलब इस वाले फॉर्मूले को आपको इससे कंपेयर करनी होती है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। तो कैसे करेंगे, a² + b² की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 13, और ये जो 4√10 है ये किसकी वैल्यू है, 2ab की वैल्यू है 4√10। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab बराबर 2 × 2, √10 को क्या लिख सकते हैं √5 × √2। इस प्रकार से इसको हमने खोल के लिख लिया। तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप यहाँ से ab की वैल्यू निकाल लें तो ये बराबर होगी 2√5 × √2, है ना। तो a की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी और b की वैल्यू भी इनमें से कोई एक होगी। तो a की वैल्यू हम क्या रखें, जिससे कि a² + b² करने पर हमें 13 मिल जाए। तो अगर हम a की वैल्यू क्या रख लेते हैं भाई, यहाँ पर रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, और b की वैल्यू रख लेते हैं, b की वैल्यू रख लेते हैं √5। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 13। तो जब आप a² + b² करोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस b² हो जाएगा 5, तो 8 + 5 13। तो a की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख लेंगे 2√2, और b की वैल्यू रख लेंगे √5। मैंने बिल्कुल आपको जो है इसको सोल्व करके दिखा दिया, है ना। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमें इस वाले फॉर्मूले से इसकी कंपेयर करनी होती है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको देख के सीधे पहचानना है। तो इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे हम भाई, ये हो जाएगा 2√2 + √5 इसका स्क्वायर। तो ये जो 13 + 4√10 है, अगर आप इसके स्क्वायर को करोगे, इसको स्क्वायर को खोलोगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये है अंडर के अंदर। अब आगे चलते हैं, माइनस ये वाला अंडर आ जाएगा। तो ये है 13 माइनस के 2 √40। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, अगर 40 मतलब अंडर से हम बाहर लाना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, है ना। √40 को आप ऐसे भी लिख सकते हो √4 × 10, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। √40 को लिख सकते हैं √4 × 10, और 4 जब अंडर से बाहर आ जाएगा तो यह जाएगा 2 √10। तो सेम वैल्यू यही वाली बन जाएगी, है ना। 2 तो ऑलरेडी बाहर था ही, और 2 √2 की जब इस वाले 2 से गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा 4 √10। तो देखिए यहाँ भी 4 √10 था, यहाँ भी हो जाएगा 4 √10। तो इसको 2 √40 लिख दिया, यहाँ 4 √10 लिख दिया, लेकिन बात सेम ही है ना। तो बात सेम है तो इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 √2 माइनस के √5 इसका स्क्वायर। तो जब इसके स्क्वायर को खोलोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और बाहर जो है, बाहर क्या है, ये है डिवाइड में √45। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। जब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 2 √2 + √5, है ना। और ऐसे ही माइनस 2 √2 और माइनस के √5, और डिवाइड बाई ये क्या है √45 है, तो √45 को क्या लिख सकते हैं 9 × 5। 45 को लिखा जा सकता है 9 × 5, मतलब अंडर रूट के अंदर 9 × 5, √9 × 5 ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45 को। और जब ये 9 जो है अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 3 √5। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 √5, 3 √5, है ना।
अब यहाँ पर देखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √5 माइनस के 2√2, और जब माइनस की माइनस से गुणा होगी ये हो जाएगा प्लस √5 और डिवाइड बाई 3√5। तो ये है प्लस के 2√2 और ये है माइनस के 2√2। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √5 प्लस √5 2√5 और डिवाइड बाई 3√5। तो 2√5 को जब इससे भाग करेंगे 3√5 से, तो √5 से तो √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2/3 बचेगा। तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए देखने को मिले तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आपको इसको कंपेयर करना है, उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, एक आदमी 250 में एक वस्तु खरीदता है, वह इसे लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है ना। यदि ग्राहक इसे नगद में खरीदता है तो उस आदमी को कितना लाभ हुआ, ये हमें बताना है। तो एक आदमी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदी, है ना, और वह इसे लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 2/5। मतलब अगर 5 में खरीदा तो 40% अधिक में हो जाएगा, 5 + 2 7 में। अगर 5 में खरीदी तो अंकित मूल्य क्या रख दिया उसने, 7 रख दिया, लेकिन खरीदी कितने थी, 250 में। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 250, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350, है ना। तो 250 में खरीदा और अंकित मूल्य कितना रख दिया उसने, 350। 250 में खरीद के अंकित मूल्य रख दिया 350। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब जो है वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 350 पर 10% की छूट देता है। तो 350 का 10% कितना हो जाएगा, 35। तो 350 पर 35 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 315 में, जब यहाँ पर 10% की छूट दे देगा, है ना। तो 315 में बेचेगा और नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जब कोई व्यक्ति जो है नगद भुगतान करता है तो 5% की इस पर और अतिरिक्त छूट देता है। तो 315 का 5% और कितना हो जाएगा भाई, तो 315 का 10% कितना हो जाएगा, 31.5, और 5% हो जाएगा इसका भी आधा, तो 2 ही का ना 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 15.75 कितना हो जाएगा, माइनस के 15.75। तो ये हो जाएगा 299.25। जब 315 में 15.75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 299.25। तो 250 में खरीदी थी, लेकिन नगद भुगतान पर कितने की बेच रहा है वो, 299.25 की। तो हमें बताना है कि उस आदमी को कितना लाभ हुआ, 250 में खरीदने पर और 299.25 में बेचने पर कितने का लाभ हुआ। तो कितने का लाभ हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50 40 90, ये हो जाएगा 49.25। इतने रुपए का उसे लाभ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 को 3 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 7.2 गुणा यहाँ पर 3 की पावर है 5.4, यहाँ पर है भाग। ये 81 को 3 की पावर क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4, और ये क्या है 4.2 गुणा, ये जो है क्यूब रूट 3 है, तो इसको क्यूब रूट को अगर हम हटाएंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 1/3, और बाहर क्या पावर है, बाहर है 6, है ना। तो 3 का स्क्वायर ये है, तो जब गुणा में होता है तो इसकी भी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14.4, 3 की पावर 14.4 गुणा 3 की पावर 5.4 भाग इसकी 3 की पावर की 4 की गुणा 4.2 से होगी, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितनी हो जाएगी 16.8 गुणा 3 की पावर 1/3 है और उसकी पावर भी 6 है, तो 3 से 6 चला जाएगा 2 बार, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 2। अब भाई जो अगर बेस सेम हो तो जो गुणा में पावर होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो बेस यहाँ पर देखिए 3 सेम सेम है, तो ये पावर भी आपस में जुड़ जाएंगी। तो 14 5 19, तो ये हो जाएगा 19.8, 3 की पावर 19.8, और डिवाइड बाई सेम काम यहाँ पर होगा, बेस सेम है तो जो गुणा में पावर होती है वो जुड़ जाती हैं। तो 16.2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 18.8, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर 19.8 और भाग में चला जाएगा 3 की पावर 18.8।
जब गुणा में बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब बेस सेम होता है तो जो भाग में जो है घातें जो होती हैं वो क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो ऊपर है 19.8, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 18.8, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 बचेगा। जब 19.8 में से 18.8 घटेगा तो क्या बचेगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने जो है 20 क्वेश्चन कर लिए हैं हेड क्लर्क वाले। 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम कल के क्लास में कवर करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर, और उसका जो है लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।